हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम पढ़ेंगे मेजर रिवोल्ट्स के बारे में। इसमें हम ट्राइबल्स, पीजेंट्स और सिविल मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक किया करें, वहाँ पर आपको घटना चक्र देखने को मिलेगा। बहुत सारे घटना चक्र का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। साथ ही साथ ज्योग्राफी का काफ़ी डिटेल वीडियो बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। और अभी हम शुरू किए हुए हैं एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हमने एंशिएंट और मेडिवल को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। हिस्ट्री का आपको बहुत अच्छे से आइडिया लगेगा कि एग्जाम में पढ़ना कैसे होता है, कौन सा जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहले नंबर क्वेश्चन से, ट्राइबल वुमेन्स के रिगार्डिंग। और पहला क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ खासी ट्राइब्स रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन मेघालय, हु वॉज द लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट। तो कौन रिवोल्ट, जो खासी ट्राइब्स जिन्होंने रिवोल्ट किया था मेघालय में ब्रिटिश के अगेंस्ट में, उनके लीडर कौन थे ये हमें बताना है। तो इसके पहले मैं आपको बोलूँगी कि खासी, गारो और जैंतिया ये जो है इम्पॉर्टेंट ट्राइब है मेघालय हिल्स का। आपको पता है मेघालय जो हिल्स है वो पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है इंडिया में। ठीक है, खासी, गारो, खासी, जैंतिया ये वहाँ का ट्राइब्स है और उनके नाम पे ही इन हिल्स का नाम भी पड़ा हुआ है। तो इनका ये ईस्ट टू वेस्ट भी आप ध्यान में रखेंगे कि ईस्ट में है जैंती, उसके बाद है खासी, उसके बाद है गारो ही है। ठीक है, और जो खासी ट्राइब्स ने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स मेघालय में, उनके जो लीडर थे उनका नाम था तीरथ सिंह। तीरथ सिंह ने रिवोल्ट किया था मेघालय में किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और वो मेन चीफ थे किसके, खासी ट्राइब्स के। अर्ली 19th सेंचुरी में उन्होंने लड़ा था ब्रिटिशर्स के इन्वेजन के अगेंस्ट। ठीक है, आपको ध्यान में होगा कि जो भी ट्राइबल मूवमेंट मिलने हुए थे, ट्राइबल मूवमेंट्स वो मिलने क्यों हुए थे, क्योंकि जो ट्राइब्स होते हैं उनका मेन होम कहाँ पे होता है, फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट के ही जो प्रोड्यूस होते हैं, जो माइनर प्रोड्यूस होते हैं एक्चुअली, उसके ऊपर उनकी लाइफ जो होती है वो सस्टेन करते हैं। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो ट्राइब्स होते हैं वो हाईली प्रोटेक्ट भी करते हैं किसको, जो फॉरेस्ट होते हैं उनको। ठीक है, उनका प्रोटेक्टर भी कहा जाता है, वो कंजर्वेटर भी होते हैं फॉरेस्ट का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको ध्यान में होगी। एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, जब हम ट्राइब्स पढ़ रहे हैं तो उसमें से आप एक और चीज़ है कि ट्राइब्स में भी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो ट्राइब्स होता है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं। इनकी जो संख्या है वो 75 में। ये मैं आपको अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है और इसके रिगार्डिंग यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो पीवीटीसीज हैं उनकी नंबर ऑफ मतलब संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है 75। ये मेनली 18 स्टेट्स में फैले हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। ढेबर कमिटी ने इनको रिकॉग्नाइज किया था। दूसरी एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा जो ट्राइब्स हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ओडिशा, और उनका जो है नाम है सौरा ट्राइब, जो आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा। सेकेंड आपको एमपी में देखने को मिलेगा, एमपी में बैगर्स ट्राइब, जिनकी संख्या एमपी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब जो होते हैं उनका मेनली खासियत को वो हाईली, उनके लाइफ स्टाइल काफ़ी प्रिमिटिव होते हैं, स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर सिस्टम होता है, पॉपुलेशन बहुत लो होता है। तो ये सारे उनके क्राइटेरिया होते हैं। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि वो थे तीरथ सिंह और ब्रिटिश ने उनके यहाँ इन्वेजन किया था। इन्वेजन का मेनली मतलब जो हमेशा ट्राइबल, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ट्राइबल मूवमेंट का मेनली रीज़न हुआ करता था कि जो ट्राइब्स का, ये ब्रिटिशर्स का इन्वेजन होता था, मतलब इंटरफेरेंस एक्चुअली उनके लाइफ में इंक्रीज कर दिए थे। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि उनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, क्योंकि उनकी एक अलग कल्चर होती थी, अलग एथनिसिटी होती थी, और वो इसको नहीं चाहते थे कि कोई और इसको डिस्ट्रॉय करे। ठीक है, खासी पीपल्स आर एथनिक ग्रुप ऑफ मेघालय इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, और उनके पॉपुलेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, असम में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ टर्म डीकू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट्स। तो डीकू टर्म का आपने देखा होगा, ध्यान में रखा होगा कि डीकू टर्म का काफ़ी यूज हुआ है ट्राइबल मूवमेंट्स है। तो डीकू एक्चुअली वो होता क्या था, वो एक्चुअली होते थे आउटसाइडर होते थे।
जो ट्राइब्स से नहीं होते थे, आउटसाइडर कौन हो गए आपके, मनी लेंडर्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, ये सब आउटसाइडर होते थे और इनको वो लोग डिको कह के बुलाते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। आउटसाइडर जो होते थे ट्राइबल एरियाज के, उनको बोलते थे डिकोज। ठीक है, आउटसाइडर्स जैसे कि ट्रेडर्स, मनी लेंडर, वो क्या करने आते थे, ट्राइबल रीजन में आते थे टू सेल देयर गुड्स नॉट प्रोड्यूस विद इन द फॉरेस्ट। दे वर सपोर्टेड बाय द करप्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ट्राइबल्स। ठीक है, और रिसेंटली आपको पता होगा कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया और ये किसको डेडिकेटेड था, जो है बिरसा मुंडा, जो मेन ट्राइबल लीडर रहे हैं। इनके रिगार्डिंग एक मुंडा रिवोल्ट भी हुआ था 1899 में, 1900 के बीच में वो चला था, और उलगुलन सिस्टम, अलगलन टमल्ट भी हुआ था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो होते हैं टॉपिक होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 3rd नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द व्हील ट्राइब मूवमेंट। तो व्हील ट्राइबल मूवमेंट से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। इट अगर्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, इट स्टार्टेड इन द 1820 एंड कंटिन्यूड टिल द 1841 AD। तो व्हील ट्रैवल जो मूवमेंट था वो वेस्टर्न घाट वाले रीजन में हुआ था, ना कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हुआ था। हमारा ऑप्शन जो हो जाता है यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। और इनका जो पीरियड होता है वो 1820 नहीं होता है, ये भी आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। ये होता है वेस्टर्न घाट वाले रीजन में। वेस्टर्न घाट वाले रीजन का जो एरिया होता है वो कौन कौन से स्टेट को कवर करता है, वो स्टेट को कवर करता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ध्यान रखेंगे तमिलनाडु भी वेस्टर्न घाट का पार्ट होता है, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो व्हील ट्राइब का जो मोमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, वेस्टर्न घाट वाले रीजन में, और उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड जो होता है वो कहाँ पे होता है, खानदेश में होता है। ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी जो होती है इस रीजन में 1818 में ही हो जाती है आउटसाइडर्स के द्वारा। ठीक है, जो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं इनकी कम्युनिटी लाइफ को, डिसलोकेट कर देते हैं। ठीक है, और व्हील जो इंसरेक्शन होता है, व्हील जो मूवमेंट स्टार्ट होता है वो 1817-19 में स्टार्ट होता है। कुछ कंसलेटरी मेजर भी लिए जाते हैं उनको पैसिफाई करने के लिए, लेकिन फिर से वो रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है 1825 में सेवाराम जी के लीडरशिप में। ठीक है, माइनर रिवोल्ट्स अगेन टुक प्लेस इन 1836 AD एंड 1846 AD एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु लीड द संथाल रिबेलियन। संथाल रिबेलियन को कौन लीड करता है ये हमें बताना है। संथाल रिबेलियन जो था वो कहाँ पर हुआ था, राजमहल हिल्स वाले रीजन में हुआ था। राजमहल हिल्स आपको प्रेजेंट डे झारखंड में देखने को लगा। आपको पता है झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था 2000 में। पहले झारखंड जो था वो पार्ट था किसका, बिहार का। 2000 में 3 स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। कौन कौन से स्टेट है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। ठीक है, तेलंगाना आपको पता है लास्ट स्टेट था जिसका बाइफर्केशन होता है किससे, आंध्र प्रदेश से 2014 में आई थिंक। तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल रिबेलियन को कौन लीड किए थे, वो लीड किए थे सिद्धू कान्हू और 2 लोग थे चांद महरो। इन लोगों ने लीड किया था। संथाल रिबेलियन के 1855 में हुआ था ये, और ये प्रेजेंट है झारखंड वाले रीजन में हुआ था। संथाल क्या करना चाहते हैं, संथाल ट्राई करते हैं ओवरथ्रो ऑपरेसिव रिजाइम जो थी किसकी, ब्रिटिशर्स के। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के जो ऑपरेसिव रिजाइम थे और उनका जो कॉलिजन था दिक्कोज के साथ। दिक्कोज आप समझ रहे होंगे कौन है, ये वही है जो मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स जो थे उनके साठगांठ के द्वारा जो ब्रिटिशर्स थे उनके ऊपर ऑपरेस कर रहे थे, और इसी को ओवरथ्रो करने के लिए संथाल रिबेलियन होता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट होता है, और इसके बाद आपको पता ही है 1857 में स्टार्ट हो जाता है हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ द मूवमेंट। 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, आफ्टर द संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड व्हाट वाज वेयर द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो संथाल अपराइजिंग के बाद जब कौन से मेजर्स अपनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये हमें बताना है। द टेरिटरीज कॉल्ड संथाल परगना वेयर क्रिएटेड। इट बिकेम इलीगल फॉर संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथाल। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि संथाल परगना का स्टेब्लिशमेंट होता है आफ्टर द संथाल मूवमेंट, उनको पैसिफाई करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उनका जो जड़ था, रूट था ब्रिटिशर्स का, वो उन्होंने सेक कर दिया था। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इनका ग्रेटली ऐसे रिटेलिएट करेंगे। ठीक है, और ये भी इलीगल कर दिया कि संथाल के जो भी लैंड होंगे वो नन संथाल को अगर दिया जाएगा तो वो इलीगल होगा। तो संथाल ठीक है,
तो ये आपको संथाल परगना का एस्टेब्लिशमेंट होता है और एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनता है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा पास किया जाता है ये टेनेंसी एक्ट। ये दोनों ही होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आपको पता है संथाल जो रीजन, ये जो संथाल अपराइजिंग होता है छोटा नागपुर वाले रीजन में होता है, ये बिहार यानी मॉडर्न झारखंड वाले रीजन में 1855-56 के अंतर्गत लीडरशिप के अंतर्गत सिद्धू कान्हू चांद भैरव होते हैं और इस रिवोल्ट को सप्रेस किया जाता है बाई एक्सेप्टिंग द डिमांड ऑफ द संथाल। और वो क्या होता है कि अगर संथाल का जो लैंड्स होगा अगर वो नन संथाल को दिया जाएगा तो ये इलीगल होगा। उसके साथ साथ संथाल परगना का एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है, और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट की भी एस्टेब्लिशमेंट होती है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द रामपा रिबेलियन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। रामपा रिबेलियन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। इट वॉज हेल्ड इन 1886। इट वॉज अ पॉपुलर पीजेंट अपराइजिंग। इट टुक प्लेस इन द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट ही हमारा रॉन्ग हो जाता है क्योंकि रामपा रिबेलियन जो होता है वो 1879 में होता है, ठीक है, 1879 में होता है और ये उस टाइम के मद्रास प्रेसिडेंसी में था। अभी ये महाराष्ट्र वाले रीजन में है ये, और ये पॉपुलर अपराइजिंग होता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखेंगे। 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया उलगुलन और द ग्रेट टमल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने पहले ही बताया कि ग्रेट टमल्ट और उलगुलन का जो सिस्टम है वो किसके द्वारा अपनाया गया था, ये अपनाया गया था बिरसा मुंडा का जो रिवोल्ट हुआ था 1899 से 1900 के टाइम पे, उस टाइम अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसका डिस्क्रिप्शन हमें इसी मोमेंट में देखने को मिलता है, बिरसा मूवमेंट के मोमेंट में। दिस मूवमेंट वॉज लॉन्च इन छोटा नागपुर रीजन ऑफ झारखंड, जो कि अभी मॉडर्न झारखंड वाले रीजन में। उनका मेन जो था वो क्या था, ओवरथ्रो करना रिप्रेसिव कॉलोनियल रिजीम को। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एमंग द ट्राइबल्स टू एब्सेंट फ्रॉम। एक्चुअली जो बिरसा मुंडा जी थे वो क्या बोलते थे कि मैं गॉड का भेजा हुआ हूँ, मतलब उनका एक एम्बेसडर हूँ और मेरा काम है यहाँ पे एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट करना ट्राइबल्स का। जो ट्राइबल पहले एक उनके एक वैल्यू हुआ करती थी, उनकी जो एक सोसाइटी हुआ करती थी उसको, और जो भी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ने। तो वो लोगों के बीच में ये चीज़ मतलब प्रीच करते हैं कि आप जो ड्रिंक करते हैं लिकर को उसको आप छोड़ दें, बुरी आदतों को छोड़ दें, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द बिरसा मुंडा एंड मुंडा मूवमेंट्स। तो मुंडा मूवमेंट्स के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इन 1895 he urged his followers to recover their glorious past. He wanted to drive out missionaries, moneylenders and Hindu landlords. With his death in 1900, the movement faded out. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो मुंडा मूवमेंट जो होते हैं वो 1895 में होता है और अपने फॉलोअर्स को क्या बोलते हैं कि आप अपने ग्लोरियस पास्ट में लौट जाए, उनको वो बोलते हैं रिकवर करने के लिए। वो चाहते हैं कि जो मिशनरीज है और मनी लेंडर्स है और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स है उनको भगाना, उनको ड्राइव आउट करना। बिल्कुल सही बात है। विथ हिज डेथ इन 1900 द मोमेंट फेडेड आउट। ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो 1895 में बिरसा अर्ज करते हैं अपने फॉलोअर्स को टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। ही टॉक्ड ऑफ गोल्डन एज इन द पास्ट, ठीक है। तो गोल्डन एज के बारे में बोलते हैं कि अब हमें अपने गोल्डन एज में रिटर्न होना चाहिए। हमें कोई भी ऐसी काम नहीं करना चाहिए जो हमारी सोसाइटी में बुराइयां क्रिएट करे। द बिरसा मूवमेंट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लेंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट सेटअप अ मुंडा राज। और वो चाहते हैं कि मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया, मतलब वो मुंडा राज को एक्चुअली एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और जो भी जो मनी लेंडर्स होते हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है ब्रिटिश, उनको वो ड्राइव आउट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो डेथ हो जाता है, जेल में ही डेथ हो जाता है 9 जून 1900 को। और इसके बाद जो होता है ये मूवमेंट जो होता है वो एक्चुअली वीक हो जाता है और फाइनली वो एंड हो जाता है। 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ सोनग्राम संगमा इन 1906 वॉज हैपेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन और एरिया। जो रिवोल्ट होता है सोनग्राम संगमा 1906 में, वो कौन से रीजन में होता है ये हमें बताना है। तो ये होता है एक्चुअली असम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। ये 1906 में होता है असम में।
और इसका मेन जो रीज़न होता है वो ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस होता है ट्राइबल फॉरेस्ट राइट के लिए। तो क्या होता है, ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस होता है ट्राइबल फॉरेस्ट राइट के लिए, और इसीलिए ये रिवोल्ट होता है सोनग्राम संगमा 1906 में। और अंडर द ऑपरेसिव कॉलोनियल ट्राइबल्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द फॉरेस्ट राइट। और मेनली जो जितने भी ट्राइबल मूवमेंट्स कहीं ना कहीं वो ऑपरेसिव कॉलोनियल रिजीम ही रहा है, क्योंकि वो उनके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जो उनका हक था वो उनको कहीं ना कहीं छीन रहे थे। ठीक है, आपने देखा होगा एक मूवी है RRR, जिसके सॉन्ग नाटो नाटो को ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया है। उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया कि ट्राइब्स कहीं ना कहीं उनकी जो राइट्स होती है उनके साथ इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो आप उससे थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 इन द सेंट्रल प्रोविंसेस। तो क्या मेन रीजन था फॉरेस्ट सत्याग्रह का 1930 में सेंट्रल प्रोविंस में, ये हमें बताना है। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ एंड ऑल ऑफ देव। एक्चुअली कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ आता है, ये जो फॉरेस्ट लॉ आता है, और वो क्या करता है, इस फॉरेस्ट लॉ के द्वारा ही जो ट्राइबल्स होते हैं उनकी जो राइट्स होती है उनको छीनने जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो रिवोल्ट होता है, फॉरेस्ट सत्याग्रह होता है 1930 में सेंट्रल प्रोविंस में, मेनली यही इसका रीजन होता है। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट ऐसा कोई रीजन नहीं होता, क्योंकि वो एनिमल्स उनके उतनी कन्फ्लिक्ट तो होती नहीं इतना। अब रीजन हो गया ये मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। आप ध्यान में रखेंगे कि बहुत सारे जो एनिमल्स का जो एक्सटिंक्शन है वो आपको कहीं ना कहीं मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, क्योंकि उनके बहुत सारे जो एरिया है वो उनके जो हैबिटेट है वो अब कट हो रहा है, फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो इसलिए। लेकिन उस वो तो बहुत ज़्यादा उनसे फ्रेंडली रिलेशन रखते थे, उनको पता होता था कि कैसे कंट्रोल करना होता है एनिमल्स को। टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ऐसा कुछ नेशनलिज्म की भावना नहीं थी, वो अपने एरिया अपने फॉरेस्ट से उनको जो बहुत ज़्यादा प्यार था। ठीक है, तो द मेन रीजन बिहाइंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930 इन द सेंट्रल प्रोविंस इज कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। दिस फॉरेस्ट लॉ डिप्राइव्ड ट्राइबल्स ऑफ द कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, और फॉरेस्ट लॉ इंट्रोड्यूस न्यू ऑफेंस विच वर यूज्ड बाय द फॉरेस्ट ऑफिसर टू हैरेस द ट्राइबल, और वो ट्राइबल्स को क्या करते थे, हैरेस करना स्टार्ट कर देते थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया। ट्राइबल मूवमेंट्स के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। न्यू रेवेन्यू सिस्टम एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स वर द मेन रीजन बिहाइंड ट्राइबल मूवमेंट। द वर्ली रिवोल्ट टेक प्लेस इन द महाराष्ट्र। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि नया रेवेन्यू सिस्टम और एक्सप्लॉयटेशन जो ट्रेडर्स के द्वारा होता था वो मेन रीजन था ट्राइबल मूवमेंट्स का, बिल्कुल करेक्ट बात है। और वर्ली रिवोल्ट जो होता है वो कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में। वर्ली एक पेंटिंग जो होता है ये भी आपको पता हो, और ये भी महाराष्ट्र में ही होता है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, कॉलोनियल रूल जो इंडिया में होता है वो विटनेस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल मूवमेंट्स को। ठीक है, और इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू रेवेन्यू सिस्टम को, जो कि लैंड को एक पेरिसेबल कॉमोडिटी बना देती है। प्रोमोलगेट भी होता है क्या चीज़, फॉरेस्ट लॉ, और इसके द्वारा जो ट्राइब्स होते हैं उनका जो राइट्स होता है फॉरेस्ट के ऊपर उसको कम कर देता है। वर्ली आदिवासी रिवोल्ट जो होते हैं वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, वो जारी विलेज तलासारी महाराष्ट्र में होता है 1945 में। और इस रिवोल्ट के साथ ही क्या होता है, ट्राइबल्स जो होते हैं वो काफ़ी अफेक्ट होते हैं किसके, एक्सप्लॉयटेशन से, लैंडलॉर्ड्स के एक्सप्लॉयटेशन, मनी लेंडर से। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। मैच में करना है कौन सा ट्राइबल जो मूवमेंट है कौन से ईयर में हुआ है ये हमें बताना है। कोल, बस्तर, वर्ली, संथाल 1910, 1831, 32, 1945, 1855। तो कोल रिवोल्ट जो होता है वो हमारा होता है 1831, 32 में, और इस तरीके से हमारा आंसर जो या तो बी होगा या तो सी होगा। बस्तर जो मूवमेंट होता है वो 1910 में होता है। वर्ली अभी हमने जस्ट देखा 1945 में, और संथाल रिवोल्ट हमने देखा सिद्धू कान्हू चांद भार्यों के द्वारा 1855 में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कोल्ड रिवेलियन जो होता है वो आदिवासी पीपल जो छोटा नागपुर के होते हैं उनके द्वारा किया जाता है 1831 और 32 में। बस्तर रिवेलियन को भूमकाल रिवेलियन भी कहते हैं, और ये भी ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में होता है, मेनली प्रिंसलेस स्टेट ऑफ बस्तर में। ठीक है, और ये 1910 में होता है। वर्ली रिवोल्ट आपका कहाँ पे होता है, तलासरी तालुका महाराष्ट्र में होता है, 1945 में होता है। संथाल रिवेलियन जो होता है वो 1855 में होता है, और इसमें कौन कौन, सिद्धू कान्हू चांद भैरव ये लड़ाई करते हैं किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। नेक्स्ट देखते हैं 13th नंबर क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ कॉमन फैक्टर फॉर ट्राइबल इंसरेक्शन इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी।
तो ट्राइबल इंसर्शन के लिए कौन सा कॉमन फैक्टर है 19th सेंचुरी का, हमें बताना है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन religious missionaries in tribal areas, rise of large number of money lenders, traders and revenue farmers as the middlemen in tribal areas, the complete disruption of the old agrarian order of the tribal communities। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा रिगार्डिंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे, ट्राइबल इंसरेक्शन का कॉमन रीजन क्या हुआ था 19th सेंचुरी में, जो भी रिवोल्ट्स हो रहे थे तो उसका कॉमन रीजन क्या था, तो कॉमन रीजन था कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ द ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। यही था मेन कॉमन रीजन कि उनका जो ओल्ड एग्रेरियन सिस्टम था, उनका जो अपना कल्चरल सिस्टम था, वो जैसे प्रिमिटिव टाइप का एग्रीकल्चर सिस्टम क्या करते थे, उनके में जब इंटरफ्रेंस स्टार्ट होता है तो ये एक कॉमन फैक्टर रहता है ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऑल ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट्स के इंसरेक्शन के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा आंसर करेक्ट। The tribal living in central India such as Bhils, Gonds, Santhals and Mundas were deprived of the forest rights of the collecting fuel and fodder from the forest under the laws enacted by the British colonial authority। और ये completely क्या कर देता है, डिसरप्ट कर देते हैं ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर को। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पिजेंट मूवमेंट से देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।